अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज हम ख़ास तौर पर इसी हवाले से आपको एक शेफ़ से मिलवाएंगे जो कि यंग शेफ़ हैं और उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। वो कैसे शेफ़ बनी, कितना मुश्किल है शेफ़ बनना और इसमें कितना आपका करियर बन सकता है। तो इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मलीहा, शेफ़ मलीहा मौजूद है स्टूडियोज़ में। मलीहा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और जैसे मैंने आपको कहा था कि यंग शेफ़ हैं, तो वाकई वो यंग शेफ़ हैं। और मलीहा कैसे आपने स्टार्ट किया इस जर्नी, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आफ्टर सेकेंड ईयर मैंने अपना जो स्टार्ट था वो लिया था एज अ एविएशन स्टूडेंट से, ठीक है। आफ्टर दैट सम ऑफ द इश्यूज मैंने उस चीज़ से ब्रेक डाउन कर लिया थ्रू कलनरी आर्ट्स, ठीक है। इसमें मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2 इयर्स, ठीक है। इंटरनेशनल कलनरी आर्ट्स का मैंने कंप्लीट कोर्स किया। उसके बाद मैंने कलनरी के डिफरेंट कोर्सेज करने के बाद न्यूट्रिशन हाईफील्ड यूके से कंप्लीट किया एज अ न्यूट्रिशन जी। उसके बाद हाईफील्ड यूके से मैंने फूड एंड सेफ्टी के डिफरेंट कोर्सेज किए, डिफरेंट लेवल्स किए। उसकी जो डिग्री है वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिली है इंग्लैंड और यूके से। ओह वाओ जी। तो मतलब आपने इसी फिर आगे फील्ड को जो है ना अपनी परसू कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो अब बचपन से आपको शौक था खाना बनाने का? जी जी, एज अ प्रोफेशन नहीं था, बस शौक था कि सीखना है और मम्मा के साथ हेल्प करवानी है। और थ्रू आउट द टाइम मतलब बचपन से स्टार्ट किया कि नहीं ये बनाना है, आज ये बनाना है, आज वो बनाना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो किस चीज़ में ज़्यादा मतलब दिल लगता था? ये इंटरेस्ट था बेकिंग में या कुजीन्स बनाने में? किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था? डिज़र्ट बनाने में? क्या चीज़ें ज़्यादा आपको फैसिनेट करती थी? पर्सनली मुझे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा फूड के साथ, अच्छा आर्ट करना और बेकिंग की अगर कोई डिशेज़ हैं तो उसमें क्रिएटिविटी करना। अगर एक डिश है ना तो उसको मैंने अपने ही फ्लेवर्स में इन्हेंस करके उसको फ्यूजन में क्रिएट कर देना। मतलब डिफरेंट रेसिपी आप इन्वेंट कर रही होती थी। आपको होता था कि अगर एक है रिवायती रेसिपी है तो उसमें किस तरह और इसका जो टेस्ट लेकर आया जा सकता है। एग्जैक्टली यही चीज़ थी। और उसके अलावा साथ साथ अगर फ्यूजन की तरफ बात की जाए, फ्यूजन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती गई हूँ स्टार्ट। तो अभी आपकी स्पेशलिटी क्या है? किस चीज़ में ज़्यादा स्पेशलिटी है जो आप ज़्यादा बनाती हैं एज अ प्रोफेशन? एज अ प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ तो अमेरिकन कुजीन, ठीक है। उसके अलावा बेकरी में मेरा बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है। एज अ प्रोफेशन मैं बेकरी को लेके चल रही हूँ। ओह वाओ, तो बेकरी में क्या क्या चीज़ें बना लेती हैं? उसमें ज़्यादा जो है डिज़र्ट्स अगर बात करूँ ना, फ्रेंच डिज़र्ट्स बहुत ज़्यादा आजकल फेमस हैं, ठीक है। जिसमें मैक्रोन्स बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है, ठीक है। उसके अलावा पैरा केक वगैरह हो गए और डिफरेंट काइंड्स के डिज़र्ट्स वगैरह। सारे डिज़र्ट्स बना लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म के डिज़र्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह, वाजी वाह। तो मुझे बताइए मलिया, जो आपको देख रही हैं, गर्ल्स देख रही हैं, इवन तो बॉयज़ भी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं, तो शेफ़ बनने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए और शेफ़ बनना ईजी है या मुश्किल है? अगर आप तो पैशनेट है ना अपने करियर के साथ, देन आपके लिए इजी है, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। क्योंकि ये फील्ड सेम एज इट इज़ डॉक्टर्स की तरह है। जिस तरह डॉक्टर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने फैमिली फंक्शंस को स्किप करना पड़ता है, बर्थडेज़ को स्किप करना पड़ता है, ईद वगैरह हो या फिर कोई भी फेस्टिवल्स हो, तो आपको अपनी ड्यूटी पे जाना होता है। इवन वीकेंड्स पे तो कभी भी आपको ऑफ मिलता ही नहीं अपनी ड्यूटी से। इस तरह से मतलब हेक्टिक भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट की तो बहुत मज़े की जॉब है ये, बहुत मज़े की। अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर। एग्जैक्टली। तो मुझे बताइए कि यूजुअली अगर देखा जाए ख़वातीन जो घर में भी काम कर रही होती हैं या किचन में खाना बना रही होती हैं, तो आपको क्या लगता है एज अ शेफ़ कि कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से खाना सही नहीं बनता या फिर उस तरह लजीज खाना नहीं बनता जो हम बाहर जाके या किसी शेफ़ के हाथ का खाते हैं? फर्स्टली इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए कि उस चीज़ को मेंटेन करना, क्वालिटी को मेंटेन उस टाइम ही हम रख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम हाइजीन को देखें, ठीक है, एक्सपायरीज को चेक करें, ठीक है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक फार्मूला होता है कलनरी आर्ट्स में, ठीक है, कि आपकी जो प्रोडक्ट पहले आई है उसको आपने किस टाइम पे यूज़ करना है, जो आपकी पहले ऑलरेडी पड़ी हुई प्रोडक्ट है उसको किस टाइम यूज़ करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फार्मूला हम लोग सबसे ज़्यादा अपना यूज़ करते हैं किचन में। अच्छा, ठीक है।
एज अ कलनरी शेफ़ हम लोगों को ये सबसे पहले बताया जाता है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट आपने किस तरह से फॉलो करना है। एक्सपायरीज, फूड हाइजीन, एलर्जन स्पेशली अगर हम लोग बात करें, जिस तरह एक डॉक्टर किसी मरीज़ को बचाता है, ठीक है, डिफरेंट मेडिसिन प्रोवाइड करके, सेम एज इट इज़ हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा बताया जाता है कलनरी के शेफ़ होके कि आपने एक एक चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई ऐसा कस्टमर, कोई ऐसा गेस्ट आपके पास आ रहा है जो एलर्जन है, जो कि पेशेंट है, उसको आपने किस तरह से प्रोवाइड करना है फूड, ठीक है, जिससे उसे कोई भी डिजीज़ कॉज ना हो जाए, इमरजेंसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए। मतलब प्रोफेशनली शेफ जब आप बन रहे होते हैं, सिर्फ आप खाना बनाना नहीं सीख रहे होते हैं, उससे पहले जो SOPs हैं, जो भी एहतियातें हैं, वो भी आपको सिखाई जा रही होती हैं कि आपने ओवरऑल किस तरह इस चीज़ को, इस प्रोफेशन को लेकर चलना है। अच्छा, हम अब आपसे एक जो फटाफट वाली रेसिपी होती है हम वो भी पूछेंगे कि आप हमें क्या बनाना सिखाएंगे कि अगर हमारे घर में मेहमान आ गए और हमारे पास 5 से 10 मिनट है या 15 मिनट है, हम उसमें कौन सी ऐसी रेसिपी है जो बना सकते हैं और बहुत मज़े के भी बने और फटाफट भी बन जाए। ठीक है, ज़रूर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें चिकन की, आजकल मोस्टली मतलब पर्सन्स ऐसे होते हैं जो चिकन खा लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो चिकन के साथ अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आपने क्विक सी रेसिपी तैयार करनी है। मैरिनेट करना है चिकन को योगर्ट के अंदर, सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है, ठीक है। देन आपने उसको फ्राई कर लेना, लिटिल बिट बटर या फिर आप ऑयल के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसके अंदर ऐड करना है कार्डिमम, जिसको हम लोग सब्ज़ इलायची कहते हैं। सब्ज़ इलायची ऐड करके उसको हल्का सा भूनना है, अगर मैं आप आसान अल्फाज में बता सकूँ तो उसको भून के आपने चिकन को उसके अंदर ऐड कर देना है। देन ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट एंड गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। पाउडर फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। आफ्टर दैट जब हम लोगों का चिकन थोड़ा सा गल जाएगा, भुना हुआ हो जाएगा, उसके अंदर आपने क्रीम के 2 से 3 चम्मच ऐड कर देने हैं, ठीक है। और जब दम पे रखेंगे उसके अंदर गरम मसाला हल्का सा ऐड कर देंगे, उससे बहुत ही यमी और कह लें क्विक सी रेसिपी है। मतलब ये क्रीमी चिकन आपका बन जाएगा घर में और फ़ौरन से 10-15 मिनट में आप करके फ्री भी हो जाएंगे और आपका जो है लजीज किस्म का जो आपके गेस्ट होंगे वो आपको अच्छे तरीके से मोटिवेट भी करके जाएंगे कि आप बन सकते हैं। तो ये जो आप लेकर आई हैं ये क्या है? ये है गार्लिक हर्ब सॉस विद राइस चीज़ फ्रिटर्स। अच्छा, और इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? ऑलमोस्ट 1 आवर लगा है। और ये ऐसी चीज़ें जिनको हम बना के स्टोर कर सकते हैं, इजीली हम लोग कर सकते हैं स्टोर। ठीक है। ये राइस बॉल्स भी कह सकते हैं इसको? राइस बॉल्स भी कह सकते हैं, राइस फ्रिटर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको ठीक है। तो अगर इसकी क्विक अगर आप हमें बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इसमें अगर बात की जाए क्वांटिटी की तो मैं बता देती हूँ कि 2 मीडियम साइज पोटैटो आपने ले लेने हैं, ठीक है। 1 कप बॉयल राइस ले लेने आपने, 1 कप चीज़ ले लेनी है, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने ऐड किया कैरेट, कैप्सिकम और बॉयल चिकन, ठीक है। ये ऐड करके साथ मैंने मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड किया, सॉल्ट एंड पेपर एंड ब्लैक सॉस, बस ये डाल लिया आपने, ठीक है। और उसके बाद इसको जो आपने क्रम कोटिंग करके तो जस्ट इसको शैलो फ्राई कर लिया और आपके जो है ना चीज़ और साथ राइस बॉल्स तैयार हो गए हैं विद गार्लिक सॉस। क्या बात है। तो हमारे साथ शेफ़ मलीहा मौजूद थी। थैंक यू सो मच मलीहा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। जनाब, कहा जाता है कि कोई भी शख्स महज उम्र गुजारने से बड़ा नहीं हो जाता। रफ्ता रफ्ता जहाँ ज़िंदगी हमें बहुत सारे सबक देती है, वहीं हमें दूसरों के तजुर्बात से भी ज़िंदगी समझ आती है। दूसरों के तजुर्बात से सीखने का बेहतरीन तरीका जो है ना, किताबें होती हैं। कुतुबीनी हमें सोचने, समझने और ज़िंदगी गुजारने का तरीका देती है। और किताबों के अंदर भी कुछ ख़ास इक़साम ऐसी होती हैं जिन्हें मख़सूस वक्त में ज़्यादा पजीराई भी मिलती है। और मौजूदा दौर में वो किताबें जिन्हें हम सेल्फ़ हेल्प बुक्स भी कह सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स भी कह सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कहीं ना कहीं हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, या हम जो पढ़ना चाह रहे होते हैं हमें वो समझ आ रही होती है। और जहाँ हमें अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करना सिखाती हैं ये किताबें, वहीं अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद तक पहुँचने का हुनर भी इन किताबों में हमें मिलता है। दूसरी जानिब ये भी देखा जाता है कि इन किताबों पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती है कि ये किताबें हमें एक कॉर्पोरेट गुलाम बनाती हैं।
उनके मुतालिक हकीकत को आज हमने समझना है और आज के सेगमेंट में हमने बातें करनी है और गुफ्तगू करनी है कि ये जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं ये क्या वाकई हमें कॉर्पोरेट गुलाम बनाती हैं या वाकई इनसे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सैयद नदीम जाफ़र साहब मौजूद है जो कि तज्ज़ियाकार हैं एंड एजुकेशनिस्ट हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ अब्दुल रहमान ने भी हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में, जो कि पब्लिक स्पीकर हैं। अब्दुल रहमान आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। सर सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करूँगी कि सेल्फ हेल्प बुक्स में जिस तरह मैंने बात की है कि इसमें भी कह ले कि जो है ना नीचे उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो जिनमें आज हमने बात करना है मोटिवेशनल बुक्स के हवाले से, ये होती क्या है, इनसे हमें क्या क्या चीज़ें हासिल हो सकती हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। जी, आप किसी भी किताब से मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। एक अच्छा नावल, एक अच्छा अफसाना, अच्छा, एक अच्छा ड्रामा, कोई भी अच्छी किताब आपको मोटिवेशन दे सकती है जी। लेकिन आजकल जो हम एक ख़ास टर्म बोलते हैं इस हवाले से कि मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशन किताब, हाँ जी, तो उसमें उसको तो किसी हद तक हम महदूद कर देते हैं और उसको हम इस एंगल में देखते हैं कि इंसान को ज़िंदगी में सुकून देने या उसको किसी हद तक जहनी आसूदगी देने को में जो किताब मुआवनत करती है उसे मोटिवेशनल किताब कहा जाता है। जी जी। अच्छा, इसकी तारीफ़ तो ये होगी। अब आगे इसमें देखना ये होता है कि वो किताब किसी इंसान की ज़िंदगी में कहाँ तक मुआवनत कर सकती है और कहाँ तक वो कारगर साबित हो सकती है। ठीक है। तो सोचने की बात यह है कि किताब का एक अपना मिजाज है, इंसान का एक अपना मिजाज है। ठीक है, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। बेशक। और जो किताब में एक मुसन्निफ जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो जिसको वो एड्रेस कर रहा है, जो वो चाहता है, वो ज़रूरी नहीं कि मैं उस लेवल पर पूरा उतरता हूँ। बिल्कुल ट्रू, वो तो अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आया है, अपने एक्सपीरियंस लेकर। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इन मोटिवेशनल बुक्स में, इन किताबों में ज़िंदगी की वो रुकावटें नहीं होती जो हमें आम जिंदगी में जो है ना दरपेश होती है, जिनसे करना पड़ता है। अब मोटिवेशनल किताब मुझे ये कह रही है कि जी आप अच्छा सोचा करें। अच्छा, ठीक है, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचा करें। हाँ। आप खुश रहा करें। हाँ। ठीक है, आप जहनी तौर पर काम रहा करें, पुरसुकून रहा करें। लेकिन मैं पुरसुकून कैसे रह सकती, ये नहीं बता रही है। ये नहीं बता रही क्योंकि मुझे तो कदम कदम पर बेसुकूनी। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रू। ठीक है ना। मेरा बच्चा अगर मेरी बात नहीं मानता, उस वक्त मुझे बेसुकूनी। मैं बाजार में कोई चीज़ लेने जाता हूँ, वहाँ बदउनवानी होती है, मुझे वहाँ बेसुकूनी। मैं किसी से सच बोलता हूँ, वो मुझसे झूठ बोलता है, मुझे वहाँ बेसुकूनी। बिल्कुल। ठीक है ना। और मैं किसी चीज़ से तवक्को रखता हूँ, वो तवक्को मेरी पूरी नहीं होती, तब बेसुकूनी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास ज़राए नहीं है ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ज़राए मेरे पास नहीं है, तो मुझे कैसे सुकून मिल सकता है। ठीक है ना। अब वो जो बात अपना मैं किसी हद तक उसको मलफूफ करके करूँगा कि वो जो लोग कहते हैं ना जी कि ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, सुकून सब कुछ है। हाँ। पैसे की दौड़ के लिए बंदे को नहीं भागना चाहिए, पुरसुकून रहना चाहिए। लेकिन मैं अगर उनसे कहूँ कि आप पैसे के बगैर मुझे एक लेक्चर दे दें, दे देंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अगर मैं ये बात समझाते हुए कि आपने पुरसुकून रहना है और आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, और ख़ुद मैं कहता हूँ कि मुझे पैसे दो, ये बोलने के लिए पैसे, ये बोलने के लिए सही कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है तो आपने इसके मुझे, तो फिर मकसद, बात करने का मकसद ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो पैसा है, ये जो ज़िंदगी की आसाइशात है, ठीक है, जिससे लोग महरूम है, वो ज़रूरी है। ठीक है, उसका हल ज़रूरी है। मतलब हमें हकीकत नहीं बताई जाती है मोटिवेशनल बुक्स के अंदर। मोटिवेशनल बुक्स के अंदर हकीकत वो अपने तौर पर बताते हैं, जो उनके साथ दरपेश आई हुई होती हैं चीज़ें, वो बता रहे होते हैं, एड्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, वो एक अपना खास एंगल लेकर चलते हैं।
ठीक है, लेकिन मुआशरा हमें कहाँ रोकता है वो नहीं बताता। वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा मसला है। सही। अब्दुल रहमान, आपकी तरफ आना चाहूँगी। वही चीज़ है कि बहुत से लोग फिर इन चीज़ों के ऊपर या इन किताबों के ऊपर तनकीद भी करते हैं कि ये हमें डिट्रैक्ट कर रही होती हैं, हमें हकीकत पसंद नहीं बनाती हैं, क्योंकि हम अगर इस तरह के नॉवेल्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो हम एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं कि शायद जो इसमें लिखा हुआ है हमारे साथ भी वही होगा। और फिर कहीं ना कहीं जब हमें हकीकत नज़र आती है, जब हम दुनिया में रह रहे होते हैं, तो हम फिर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। हम फिर उस इमेजिनरी वो जो बबल होता है वो जब पड़ता है तो हमें पता चलता है, ओहो ये तो हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे थे। तो फिर किस तरह इसको किया जाता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस इसकी होती जा रही है हमारी सोसाइटी में। बहुत शुक्रिया मुनीबा। मैं पहले थोड़ा सा एक प्रीफेस देना चाहता हूँ आपके पिछले सवाल से कि किताब बीनी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। अगर आप अपने इवन मज़हब को आप अगर स्टडी करें तो उसके अंदर जो पहली आयत जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, दैट वाज इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से। सो पढ़ना एक फंडामेंटल रूल इस्टेब्लिश हो गया कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। अच्छा, हमने बात की, जिस तरह से अभी बात हो रही थी पहले और मैं सुन रहा था चीज़ें, वो ये है कि शायद किताबों के अंदर वो चीज़ें लिखी जाती हैं जिसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं होता, या मैं उस किताब के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट के साथ, उस डेटा के साथ, उस एनालिसिस के साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा और मेरी लाइफ पर उस चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। तो एक और चीज़ मैं कुरान से ही उस चीज़ का हवाला देना चाहूँगा कि फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लामहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये नहीं कहा कि पढ़े और पढ़ाए। सो पढ़ना और पढ़ाने का ताल्लुक नॉन प्रैक्टिकलिटी के साथ है। अच्छा। सीखने और सिखाने का ताल्लुक प्रैक्टिकल के साथ है कि वट एवर यू आर स्टडिंग आप उसके साथ रिलेट हो रहे हो। अच्छा। और उसको फिर प्रैक्टिकलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। देखें, आप यहाँ पर बैठकर जितनी मर्जी बातें करें, जितना मर्जी डेटा लिख दें, सुना दें, पढ़ दें, जब तक वो अमली जिंदगी के अंदर अमली जामा नहीं पहनेगा, इट विल बी ऑफ जीरो यूज। परसेप्शन है कि वो उसमें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें उन्होंने निचोड़ जो है सबका वो लिख दिया है, बट ये मेरा परसेप्शन है कि मैंने उसको किस तरह परसीव करना है या उसमें से मैं क्या सबक अखज़ कर रही हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर हम अपने माइंड को किस तरह बेहतर करें, हम अपने माइंड को किस तरह पॉजिटिव लेकर चलें कि हमें उसमें से पॉजिटिव चीज़ निकल के आए। जी देखें, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की अब्दुल रहमान ने, तो मैं इन्हीं की बात को लेकर आगे चलता हूँ और आपके सवाल का जवाब भी उसी में। जी जी। दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल किताब कुरान पाक है। बेशक, नो डाउट, इसमें दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। अगर इंसान कुरान पाक पढ़कर मोटिवेशन नहीं ले सकता तो वो किसी ABC की किताब पढ़कर वो उसको मोटिवेशन नहीं मिल सकती। सही, ठीक है। और जिस तरह इन्होंने फरमाया कि किताब कुरान पढ़ना नहीं, सीखना है। हाँ जी, यानी उसको समझना है जी। ठीक है। समझ कर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी बड़ी अच्छी बात है अब्दुल रहमान ने की। मगर कुरान मुझे बता रहा है कि आपने कम तोलना नहीं है। कुरान मुझे बता रहा है कि आपने मिलावट नहीं करनी जी। कुरान मुझे बता रहा है कि आपने किसी के साथ धोखा नहीं करना। ठीक है ना। मैं बाज़ार से आम लेने जाता हूँ, वहाँ से मेरे साथ धोखा होता है। ठीक है। मैं घर बना रहा हूँ, मैं ईंटें लेने जाता हूँ, वहाँ मुझसे धोखा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी इस सोसाइटी में विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स जो बदउनवान सोसाइटी इस वक्त की है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन अच्छी चीज़ों की होना नामुमकिन है। अच्छा, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। से मुराद जब तक मुआशरा ठीक नहीं होगा। तो कैसे करेंगे जब मुआशरा मैं खुद अपने आप को ठीक करूंगा। हम तालीम के थ्रू ही कर सकते हैं ना, और किताब से बेहतर एक मेरे ख्याल से कोई और जरिया है ही नहीं। तालीम हमें डिग्री भी देती है। हाँ, और उसके साथ तरबियत भी देती है। आजकल हमारे इदारों में तालीम है, तरबियत नहीं है। अच्छा, ठीक है। तालीम और तरबियत का जो लफ्ज़ था ना, वो थोड़ा पीछे चला गया। अब तालीम ज़रूर है, तालीम है सिर्फ। सही। हाँ, तरबियत, अगर तरबियत देखें, क्या आज का बच्चा असातिज़ा की करता है कदर? ठीक है। चूँकि मेरा ताल्लुक तो एजुकेशन के साथ है, तो मेरे स्टूडेंट्स की जो एज ग्रुप है ना, वो 18-19 साल से लेकर 50 साल तक, क्योंकि मैं MPhil और PhD को ही पढ़ाता हूँ। लेकिन तो सर इस दौर में जब तक एज एन इंडिविजुअल मैं अपने आप को दुरुस्त नहीं करूँगा, हाँ,
अब्दुर्रहमान, बदउनवानी खत्म हो सकती है आज के हमारे मुआशरे में? अच्छा, सर ने बात की, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात की और बड़ी खूबसूरत बातें की इन्होंने। मैं चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। अच्छा, क्योंकि आज के नौजवान है ना आप, इसलिए मेरे नज़दीक अगर इट्स 99 रेशो 1%, तो आई विल बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। इफ देयर इज अ चांस ऑफ 1%, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, यू शुड मेक अ ट्राई, क्योंकि रिग्रेट्स लेकर जिंदगी के अंदर नहीं चलना चाहिए इंसान को। अच्छा, कमिंग बैक, तब्दीली की हमने बात की, बदउनवानी की बात की, और हमने कहा कि फर्द से चेंज आ सकती है। अगर आप इस दुनिया के किसी भी इनकलाब को, इस दुनिया में किसी भी मैसिव चेंज को देखें, तो तब्दीली हमेशा ऊपर से आती है, फ्रॉम द लीडरशिप। गवर्नेंस ब्रिंग्स द चेंज। कहीं पर यहाँ के लोग जब दुबई जाते हैं तो रात को 1 बजे भी वो अकेले अपनी गाड़ी लेकर के उस सिग्नल पर खड़े रहते हैं, लेकिन वही लोग यहाँ पर आकर मजमे के अंदर सिग्नल तोड़ रहे होते हैं। सो क्या है? गवर्नेंस नहीं है, लोग जवाबदेह नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है उन चीज़ों के लिए। सो इट कम्स फ्रॉम द टॉप। कमिंग बैक, मेरे ख्याल से मायूसी जो है वो एक गुनाह है। सही। और मेरे ख्याल से 99, जैसे मैंने कहा कि 99 रेशो 1% भी होप है, और इसके अंदर भी ऑप्टिमिज्म है। मुझे एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। और जब मैं फैज साहब को पढ़ रहा होता और मुझे जो लुत्फ उनकी शायरी से आ रहा होता है, और जो डिसगाइज में एक होप फैज साहब दे रहे होते हैं, तो दैट इज़ एन अमेजिंग। और वो भी मैं अपने सुनने वालों के साथ, अगर आप सुन रहे हैं तो मेरे जहन में अब वो आ रहा है, तो मैं शेयर कर देता हूँ कि वो ये कहते हैं कि दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, अच्छा, दस्ते फलक में गर्दिशे अय्याम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सो देयर इज ऑलवेज होप, देयर इज दैट वन पॉइंट। मैं एक दफ़ा लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहा था मोटरवे के ऊपर, और मैंने देखा कि सुबह के 3 बजे अराउंड फजर का जब टाइम हो रहा होता है, उसके बाद का टाइम, तो मार्गिला हिल्स थी और उनके पीछे से रोशनी आ रही थी। सो आई जस्ट स्टॉप द कार एंड आई जस्ट गॉट डाउन टू सी कि ये क्या फिनोमेना, ये हो क्या रहा है। बेसिकली कुछ तो कुदरत कह रही है ना मुझे, कुछ तो कम्युनिकेट हो रहा है, कोई तो मैसेज है इसमें। तो जो चीज़ मेरे जहन में आई वहाँ से, वो ये है कि जब तारीकी अपनी मिराज पे जाती है तो वो रोशनी में तब्दील होती है। सो व्हेनेवर डार्कनेस इज एट इट्स एपिटमी, यू मस्ट बिलीव दैट द बेस्ट इज ऑन द वे। सो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, और हम गिव अप तब करें जब हमें हो कि हमारा खुदा मौजूद नहीं है। जब हमें खुदा की मौजूदगी का, उसके करीब होने का, उसके सुनने का, उसके जानने का, उसके रहमत, उसकी रहमत, उसकी ब्लेसिंग का को हम मानते हैं, तो हम नाउमीद कैसे हो सकते हैं। सो मेरे ख्याल से मैं बजाते खुद अपने सुनने वाले और जो स्टूडेंट्स जिनके ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस है, जिनसे मैं बात करता हूँ, मैं हमेशा उन्हें ये चीज़ कहता हूँ कि ज़िंदगी में जो एक चीज़ आपने नहीं करनी, दैट इज़ गिव अप। गिव अप नहीं करना कभी, मायूस, एंड इट्स नेवर लेट। अगर आपको जिंदगी में लग रहा है कि नाउ एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज बर्न्ड, ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड, देयर विल बी वन रे ऑफ शाइन दैट विल बी फॉलोइंग योर वे। और ये आप पे वंस अगेन परसेप्शन, मैं दोबारा रिलेट कर रहा हूँ अपनी पहली बात से, कि तलाश करना है आपने। अगर एक हर तरफ अंधेरा है, लेकिन उस एक सूरज की किरण को आपने, सो नाउ इट्स ऑन टू यू कि व्हाट यू चूज। आप तारीकी चूज कर रहे हो या उस एक रे को फॉलो कर रहे हो। सर कह रहे हैं कि हर साइड पे अगर आपको तारीकी ही मिल रही है, तो आप फिर कैसे वहां से हो नहीं सकते। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जी। मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि अब्दुर्रहमान एक अदब का स्टूडेंट भी है और खूबसूरत शेर, और शेर को शेर की तरह पढ़ता है। आज के लोगों को शेर का शौक होता है, लेकिन वो शेर को पढ़ नहीं सकते। हाँ जी, बात यह है कि अब्दुर्रहमान ने फैज साहब का शेर पढ़ा, वो उसमें दूसरी राय ही नहीं है। उम्मीद तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, और मैं एक उस्ताद हूँ, और अगर उस्ताद ही किसी को ना उम्मीद कर दे तो फिर तो जिंदगी गुजर। लेकिन बात यह है कि जो इन्होंने कहा ना कि टॉप से आती है, हाँ जी, अगर उसमें मैं अगर देखूँ, इशारा तोड़ने वाली बात तो उस वक्त होगी जब मेरे पास गाड़ी है। यहाँ कितने फीसद लोगों के पास मेरी बात सुने, मैं अर्ज करता हूँ, ठीक है, मैं इनका जरा शेर सुन। हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, ठीक है, ठीक, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। चले अपने हिस्से की जो है ना सारे रोशनी जलाते रहें। अगर ऐसी सिचुएशन हो ना, अगर ऐसी, तो फिर ये होता है
कि रोटी बंदा खा जाती है। ये तो है, वैसे ये तो है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करते जाएं। हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद है। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान फॉर कमिंग। और सैयद नदीम जाफर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लाहौर में ना पता ये चला है कि हर घंटे में 40 वारदातें होती हैं और दिन भर में कोई 1000 के करीब जराइम की वारदातें रिकॉर्ड होती हैं। और ये पुलिस का डेटा है, ये हमारा डेटा नहीं है। और यही से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर की अमन व अमान की सूरत हाल कैसी होगी। हाल ही में निजी हॉस्पिटल के मालिक और PTI के रहनुमा डॉक्टर शाहिद का जिस तरह दिन दिहाड़े कत्ल हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है कि चंद पैसों के लिए किसी को भी मरवा दें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, पुलिस कहाँ पर है। और ये शूटर्स जिनको जो दिन दिहाड़े सिर्फ पैसे के लिए किसी को भी मार देते हैं, वो चाहे नाउन पर्सनालिटी ही क्यों ना हो, कौन पूछने वाला है इन्हें, कोई पकड़ने वाला क्यों नहीं है, पुलिस इस हवाले से क्या इक़दामात उठा रही है और इनकी पुश्तपनाही पर कौन है, कौन इनको पाल रहा है, कौन है जो इनकी पुश्तपनाही कर रहा है लाहौर के अंदर। इस हवाले से बात करेंगे और तमाम सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में एंकर पर्सन मुजाहिद शेख साहब मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुजाहिद साहब, ये जो रिसेंटली वाक़या पेश आया, जराइम के हवाले से हम बात भी करते रहते हैं, आप कोई वक्तन फ़वक्तन बुलाते रहते हैं कि जनाब इतने कह लें कि राहज़नी के वाक़यात हो गए, डकैती के वाक़यात हो गए। अब ये शूटर्स की दोबारा से एक कह लें कि कहानी हमारे सामने आना शुरू हुई है कि अब ये शूटर्स दोबारा से एक्टिव हो गए, ये जो ग्रोह है। तो क्या वजह है कि दिन दिहाड़े आप किसी भी शख्स को मारकर कत्ल करके चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है आप? देखिए, ये जो शूटर्स का ग्रो कोई नहीं हाँ है और ना ही ये एक्टिव हुआ है, बल्कि ये कभी डीएक्टिव ही नहीं हुआ था। सही। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात ये है कि एक वाक़या जिस तरह से डॉक्टर साहब का आपने बताया कि उनको वलेंशिया में जो है वो मर्डर कर दिया गया और उसमें उनका बेटा ही मुलव्वस निकला और मामला कुछ ख़ानदानी था, लेकिन कितना आसान हो गया है कि किसी खूनी रिश्ते को किसी के ज़रिए कत्ल करवाना। कि बेटा जिसको 5 लाख रुपया माहाना पॉकेट मनी मिलती थी, जो डिमांड ज़्यादा करता था, और उसने कितनी आसानी से एक दूसरे शहर से शूटर हायर किए। अच्छा। अपने बाप के लिए और अपनी आंखों के सामने अपने बाप को कत्ल करवा दिया। ये कितना आसान हो गया है और हमारे इदारे और हमारी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बनता जा रहा है। अच्छा, आपने इसका जिक्र कर दिया। रोज़ाना की बुनियाद पे अगर दिन में 1 या 2 या इससे ज़्यादा भी कोई कत्ल की वारदातें होती हैं तो लोग शूटर्स के ज़रिए ही करवाते हैं। अच्छा। और शूटर्स को कोई इतनी लंबी चौड़ी रकम नहीं दी जाती। किसी को मोटर बाइक दे दी, किसी को वेपन दे दिया, किसी को 25,000 दे दिया, किसी को लाख दे दिया, किसी को 2 लाख दे दिया। इस तरह से मामला चलते हैं। ये ज़रूर होता है कि जो डायरेक्ट डील करता है, जो 109 का मुलजिम यानी कि जिसके इमाम पर कत्ल करवाया जाता है, वो तो भारी रकम देता है, लेकिन उसके आगे आप अगर ईमानदारी के साथ हमारा डिपार्टमेंट, बिलखुसूस पुलिस डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जिसके जो ये काम है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि हीनियस क्राइम के लोगों को गिरफ्तार करना, उनको पकड़ना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके चंद अफसरान जो उस ओहदे पे तैनात होने भी नहीं बनते, वो लेन देन के मामलात को हल करवा रहे हैं। अच्छा। वो 406 की 489F की FIR जो हैं उसके मामलात को हल करवा रहे हैं। हालांकि उनका काम ये है कि इस तरह के शूटर जो लोगों की जानें ले रहे हैं, और ये जो जान लेकिन कहा जाता है, हमारे पास भी जो खबरें आती हैं मुजाहिद साहब, वो कहते हैं कि जी जो लाहौर के चौधरी हैं, लाहौर के जो डॉन हैं, वो इन शूटर्स को पनाह देते हैं, इनको पाल रहे हैं और इनको महाना कहते हैं कि दिहाड़ी पे इन्होंने रखा हुआ है कि जनाब आपको पैसे देकर और आपको इवन दो कि अपने घरों में भी ये पनाह
में भी अपनी रखते हैं और पुलिस भी उनके आगे कुछ नहीं कर सकती है। नहीं, इसी तरह से है। आप तक जो ये खबर आई है इसमें बिल्कुल मामला इसी तरह से है कि हर इलाके का, लाहौर इतना बड़ा तो नहीं है, लाहौर के हर इस कोने में उस कोने में, चारों कोनों को अगर देखा जाए तो इनकी क्लासें हैं, जो डेरेदार, जो चौधरी, जो बदमाश, जो गैंगस्टर हैं। पुलिस के पास तमाम लोगों का रिकॉर्ड है। आज से पहले पुलिस ने एक फहरिस्त बनाई थी, एक लिस्ट बनाई थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े शुरफा थे जो अपने आप को वाइट कॉलर शो करते थे, लेकिन उनका लिस्ट में नाम आया। अब मुझे यहाँ आपको तो नहीं पता कि किस शख्स के ऊपर, किस एमपीए के ऊपर, किस एमएनए के ऊपर या किस मशहूर आदमी के ऊपर कितनी एफआईआर हैं, भत्ते की कितनी हैं, डकैती की कितनी है, कत्ल की कितनी है, वो पुलिस के पास हैं, पुलिस के रिकॉर्ड के पास हैं। तो उनकी फहरिस्त बनी थी, तो उनके पास डेरों पे उनके जो उनकी जगहें हैं वहाँ पे ऐसे लोग ही होते हैं और वो लोग जाते भी इन्हीं के पास हैं, क्योंकि जो कत्ल करके आएगा उसको मेरे या आपके जैसा इंसान अपने पास नहीं रख सकता, बचा भी नहीं सकता। वो फिर ऐसे लोगों के पास जाते हैं। फिर ऐसे लोगों के पास जब उनको पनाह मिलती है, उनको ये महसूस होता है कि वो महफूज हाथों में आ गए हैं, तो फिर वो महफूज काम उनके लिए भी करते हैं। फिर वो उनको भेजते हैं कि जी जाएं जी, अब हमारे साथ फ़लाँ बंदे का साथ प्रॉब्लम चला है, उसको तस्वीर दी जाती है। इसका बड़ा अजीब सा तरीका है। एक इंटेरोगेशन थी जो मुझे इत्तफाक हुआ उसको करीब से देखने का, कि एक शूटर है। उसको उन्होंने कहा जी कि मैंने जी मर्डर किया है। एक तो सबसे पहले जो सबसे प्रॉब्लम बड़ी ये चल रही है शहर लाहौर में, हालांकि मैडम सीएम पंजाब जो हैं वो बड़ा क्रैकडाउन कर रही हैं मंशियात के खिलाफ। ये तमाम शूटर आइस का इस्तेमाल करते हैं। तमाम के तमाम शूटर जब पकड़े जाते हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो कहते हैं जी हम ड्रग्स का, आइस का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने कत्ल किया तो तब भी हमने नशे में थे। आप ये देखें कि किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का कोई रिश्तेदार करीबी अगर मरता है तो जो मारने वाला है कि उसे समझ ही नहीं लग रही, उसे नज़र ही नहीं आ रहा कि मैं किसको मार रहा हूँ। इसके पीछे कितने रोने वाले होंगे, कितने खाने वाले होंगे, और शायद उनके पास कोई और कमाने वाला भी होगा कि नहीं होगा, उसको जो है वो कत्ल करके तो फरार हो जाते हैं। अब हम शहर में किस तरह से शूटर्स घूमते हैं, कोई पानी वाली गन से शूटर ने नहीं मारना, उसके पास वही और बड़ा लेटेस्ट और जदीद असला होता है जिसका बुलेट जो है वो भी नहीं फंसता, वो ऐसे चलता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब ये लोग, कोई गाड़ी पे शूटर नहीं आता कि गाड़ी पे आया, बाइक्स पे आते हैं। हमारे 100 कार्ड किस्म के और बाइक्स पे मेरे ख्याल से नंबर प्लेट्स भी नहीं होती है, अगर होती भी हैं तो गलत होती है, गलत नंबर प्लेट होती हैं, किसी और की नंबर प्लेट लगाई होगी। अब वो लोग जो वेपन लगा के सरेआम घूमते हैं, हाँ। उनको कौन चेक करेगा? मैंने तो चेक नहीं करना, बिल्कुल। उसको तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है जिन्होंने जगह जगह पे नाके लगाए हुए होते हैं। आप मोटरसाइकिल पे वेपन लेके जा रहे हैं, और कितनी आपकी दीदा दिलेरी है कि आपको एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों कैमरास आपको वॉच कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता है। लेकिन फिर भी ये पकड़े तो जाते ही नहीं है शूटर्स। पकड़े भी जाते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कब छूट जाते हैं, ये भी पता नहीं चलता। और इसका जिम्मेदार कौन है, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं लगी। अब इसको कंट्रोल किसने करना है? नाके लगवाने, लाहौर में क्राइम कंट्रोल करना, यकीनन ये हतमी तौर पे पुलिस की जिम्मेदारी है, बिल्कुल, किसी और डिपार्टमेंट की नहीं है। अब इनको पुलिस डिपार्टमेंट को हेड कौन कर रहा है, देखने की ज़रूरत यह है कि आप लाहौर में अगर 86 पुलिस स्टेशन है, कुछ 3, 4, 5 पुलिस चौकियाँ होंगी, तो इसको हेड कौन कर रहा है? उसको जो हेड कर रहा है उसके कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं अगर आ रही, हाँ। तो क्या हम उनको कह सकते हैं कि इन्होंने लाहौर संभाल लेना? कभी नहीं हो सकता। किसी ज़िले में अगर क्राइम रेट कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो ज़िला बहुत अच्छा चल रहा है? लेकिन मुझे सब चेंज आता है टॉप से। जब हमारा टॉप ही ठीक नहीं होगा, लेकिन तो वो टॉप वाले खुद किसी की सिफारिश पे लगे हैं, तो वो इन नीचे लगने वाले सिफारिशियों को कैसे हटा सकते हैं? तो फिर हम किसी से उम्मीद ही नहीं कर सकते कि कोई अच्छी चीज़ हो। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि पहली दफ़ा एक खातून वज़ीर आला पंजाब हमारी मुझे तो लगता है सिर्फ पुलिस की वर्दियां चेंज होती है या कंस्ट्रक्शन स्थानों की हो रही है, रेनोवेशन हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज हो रहा। नहीं, एक मुझे बड़ी उम्मीद थी, अभी भी मैं ये उम्मीद रखता हूँ सीएम साहिबा से
कि इन्होंने आई तो एक एमपीए के साथ एक सब इंस्पेक्टर का मामला, वो खबर भी मैंने रिपोर्ट की तो उस पर उन्होंने नोटिस लिया और डीआईजी साहब को उन्होंने कहा, उस वक्त अली नासिर रिजवी साहब थे जो आईजी इस्लामाबाद है, उनको उन्होंने कहा कि आपने इनको जो है ना वो ऐसे वापस कर दें। तो उन्होंने उस सब इंस्पेक्टर से मुलाकात की, सीसीपीओ साहब लाल सदीक कमियाना साहब उस वहाँ पे मौजूद थे और मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा कि सीएम का लेवल और एक सब इंस्पेक्टर जिसको टीएस अभी उसका टी भी ख़त्म नहीं हुआ था, जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है, तो मैंने खुश हुआ कि यार चलो एक शख्स ने अगर एक एमपीए को रोका है कि आपकी गाड़ी चेक करनी है, ब्लैक शीशे हैं, वेपन है, तो आपने अगर चेक कर लिया है तो उसने हिम्मत करके रोक ही लिया है, तो चलो सीएम पंजाब इनकी करें। मुझे लगा कि अब लाहौर जो है ना मेरा बेहतर होगा, वो बेहतर होगा। उन्होंने उसके बाद एक फ़ैसला कर दिया कि आप तमाम पोस्टिंगें ट्रांसफ़रें उनको अब आईजी ऑफिस जो है वो भेजा करेंगे, तमाम डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और तमाम भी डीआईजी सिक्योरिटी, उसकी अप्रूवल होगी सीएम हाउस से। अच्छा, ये एक इस वक्त हो रहा है। पुलिस कांस्टेबल का तबादला वरना डीआईजी ऑपरेशन या डीआईजी इन्वेस्टिगेशन टेलीफोन पे करते थे, फोन पे इंस्पेक्टर का तो फोन पे कि ये इसको इधर कर दे, अब जो इतना लंबा प्रोसेस उन्होंने एक प्रोसेस कर दिया मैडम सीएम ने। लेकिन इसके बावजूद, और उन्होंने क्यों किया, उन्होंने ये किया कि लोग जो सिफारिश करवाते हैं उनके ही एमपीएस, उनके पॉलिटिकल जो प्रेशर डीआईजी पे होता है, उन्होंने कहा जी आप इसको कर दें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे कि अब हुआ क्या है कि अब डीआईजी ये सोचते हैं कि यार अब ये कौन लिख के भेजे, ठीक है ना, कौन ये वहां पे तो जो जहाँ पे लगा हुआ है उसको वहीं पे रहने दे, उसको सोया रहने दे, पहले भी सोया हुआ है अब भी इसको सोया रहने दे, चेंज करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा प्रोसेस है। तो मुझे ये बताइए कि जो अगर शूटर्स की बात करें मुजाहिद साहब, तो जो लाहौर के टॉप 10 शूटर्स हैं जिनकी फहरिस्तें पुलिस के पास हैं और वो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है या कर सकती है इन फ्यूचर? पुलिस के पास शूटर्स की कोई लिस्ट नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई लिस्ट नहीं। अब अगर यहाँ पे हम 8 लोग बैठे हैं तो कोई पता नहीं हम में से कौन शूटर है। पुलिस को ये जरूर पता है कि इन शूटरों को भेजने वाला कौन है। अच्छा, ये पता है कि उनके पीछे है कौन है। अब हो ये रहा है कि इसमें थोड़ा सा कानूनी भी एक वो है मामला के 109 में लोग कहते हैं हम बच जाते हैं। अच्छा, आपने अगर मुझे गोली मारी है तो आपको सजा मिल सकती है, अगर आपने किसी से गोली मरवाई है तो आपको सजा नहीं मिल सकती। मतलब ये हमारा कानून में मतलब लचक है, मतलब उसमें कोई ना कोई मामला ऐसा है कि लोग बच जाते हैं। मुझे 109 में बहुत से केस, अभी भी एक बहुत बड़ा बहुत हाई प्रोफाइल केस सोशल मीडिया पे भी, मीडिया में भी चला, वो भी केस चल रहा है 109 में। अब मामला ये है कि आप शूटर की फहरिस्त अगर गए तो ना वो पुलिस के पास है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कोई ऐसा अग्रेसिव शूटर या कोई लड़का जो नया अंडरवर्ल्ड में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, वो पुलिस को ज़रूर पता चल जाता है कि ये है, तो फिर पुलिस शुरू में तो खैर उसको भी अपने मुफाद के लिए, मुख्तलिफ मुफादात के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन कोई फहरिस्त ऐसी नहीं है कि पुलिस, अगर आपको मैंने बताया है कि एक विंग इतना ज़बरदस्त मोहसिन नकवी साहब ने उसको किया कि जी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इसको अलग कर दिया जाए और हीनियस क्राइम की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने मसाइल हैं वो ये करेंगे। लेकिन 5/406 जिसमें मैंने आपसे पैसे लेने हैं और मैंने आपको चेक दिया है, ये मामला तो ऑर्गेनाइज क्राइम या समझ लें उन लोगों के लिए नहीं है जो आप लाहौर में चंद ऐसे पुलिस अफसरान को वहाँ पे तैनात करते हैं कि इनके बगैर लाहौर नहीं चल सकता, गिर जाएगा। सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम की छत गिर जाएगी, इस तरह के केसेस जो है रिजॉल्व इस तरह के, और उनकी प्रॉपर्टियां एक दफा, अच्छा, ये मतलब उनकी प्रॉपर्टीज को एक दफा वेरीफाई कर लें, बस। उनके बच्चों के, उनकी बीवियों के लाइफस्टाइल देख लें, उनका लाइफस्टाइल देख लें, उनके पास गाड़ियां तो देख आपको पता चल जाएगा कि ये कहां से आ रही है या क्या हो रहा है। चलें जी, मुजाहिद शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए, वक्त दिया। एंकर पर्सन है लाहौर न्यूज़ के, और हम बात कर रहे थे कि लाहौर में कितना क्राइम है और ख़ास तौर पर ये जो शूटर्स एक्टिव होते जा रहे हैं इनका हल किस तरह निकाला जा सकता है। तो कोई हल नहीं है क्योंकि पुलिस के हवाले से कोई परफॉर्मेंस हमारे पास अच्छी मौजूद नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आजकल ना बड़ा सुनने में आ रहा है कि फ़लाँ शख्स हनी ट्रैप हो गया या फ़लाँ ने उसे डिजिटल ऐप्स का सहारा लेकर लूट लिया। हैरत की बात यह है कि ये जो लोग लुट रहे होते हैं ना, वो अच्छे खासे नामवर और मशहूर शख्सियात होती हैं जो आसानी से किसी के हाथ नहीं आते हैं, लेकिन किसी खातून की बातों में आकर बड़ी ही आसानी से रात में पहुंच जाते हैं और फिर वहां पहुंच कर पता चलता है यार ये तो एक जाल था, और फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है कि आने वाला गलत था या बुलाने वाला। खैर, दूसरी जानिब मैसेजेस यहाँ पर वीडियोस के ज़रिए, यहाँ पर पिक्चर्स के ज़रिए ब्लैकमेलिंग की कहानियाँ आम होती जा रही हैं। डिजिटल फ्रॉड्स और धमकियों से हमने कैसे बचना है, कौन से कवानीन हैं जो साइबर विंग में आम आवाम को नहीं पता कि इस ब्लैकमेलिंग से कैसे बचना है और कैसे ब्लैकमेलर्स को कैफरे किरदार तक हमने पहुंचाना है। और सबसे पहले यही कि हनी ट्रैप होता क्या है और उसको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है और उसके हवाले से क्या क्या कवानीन मौजूद है, इस पर बात करनी है। हमारे साथ लॉयर ज़ैन अली कुरैशी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। ज़ैन, आजकल हनी ट्रैप का बहुत ज़्यादा कह लें कि सुनने में आ रहा है। हनी ट्रैप एक आजकल रिसेंटली वाक़या भी बहुत ज़्यादा हुआ है हनी ट्रैप के हवाले से, तो ये हनी ट्रैप है क्या? देखिए, हनी ट्रैप बेसिकली एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आम तौर पे आपको ट्रैप इस तरीके से किया जाता है, ज़्यादातर आपको ख़वातीन की तरफ से कोई ऐसा मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आप किसी एक मखसूस मुकाम पे जो है आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको ट्रैप इस तरीके से किया जाएगा, या उनके पास कोई आपकी वीडियो आ जाएगी या वो आपसे पैसों का तकाजा करेंगे, या फिर देखें ये बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर, अगर आज से पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं और ये बहुत सारे केसेस के अंदर ये ख़तरनाक साबित भी हुआ। इस तरीके से साबित हुआ कि बाज़ औक़ात जहाँ पे उनको ये आइडेंटिफाई हो जाता है, जो शख्स ट्रैप कर रहा होता है, कि अगर उसको उसकी आइडेंटिटी अगर आइडेंटिफाई हो जाती है मौके के ऊपर, तो ऐसे केसेस के अंदर बाज़ तौर पे वो विक्टिम को जो है जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो इसमें जो एहतियात है वो ये है कि अगर आपको कोई भी शख्स मैसेज करता है और वो आपको कहता है कि मैं, लेट्स सपोज एक शख्स है वो आपको बता रहा है कि मैं कोई खातून बात कर रही हूँ, आप मुझसे मिलने के लिए आएँ, और अगर आप इस जगह पे आते हैं और इस तरीके से वो आपको कोई टाइम दिया जाता है, तो ये याद रखें कि जिस तरह हम आम जिंदगी में थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं लोगों को मिलते हुए, इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर आमतौर पे आजकल ऐसा हो रहा है कि लोगों को ये इस तरह के केसेस का ज़्यादा सामना करना पड़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग स्ट्रेंजर्स के ऊपर ज़्यादा जल्दी यकीन कर लेते हैं। हाँ। वहाँ पे क्या होता है, एक फेक आईडी के ऊपर नाम लगा होता है, वो भी फेक होता है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी तस्वीर लगाई गई होगी, पिक्चर लगी होगी। अब उसमें दो तरह के केसेस हो रहे हैं। अच्छा। एक केस ये है कि एक में तो वो आपको सीधा सीधा आपके साथ दोस्ती बनाई जाएगी, 2-3 दिन आपको मैसेज आएगा, आप उनके साथ बातचीत करते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं मुलाकात के लिए आपको बुलाया जाएगा। जब आप मुलाकात के लिए चले जाएंगे तो वहाँ पे वो कैमराज ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे, कैमराज इंस्टॉल होंगे, आपकी वीडियो बना ली जाएगी, फिर आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे हासिल किए जाएंगे। अब बहुत सारे लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जो इस तरह के केसेस के अंदर खामोश हो जाते हैं। हाँ। और वो ब्लैकमेल होकर पैसे देते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने ये बात किसी से की या हमने किसी को, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अच्छा, दूसरा एक जो और एक आजकल तरीकेकार जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि लोगों को एक सोशल मीडिया ऐप के ऊपर एक रिक्वेस्ट आती है जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। उसके बाद उनको एक वीडियो कॉल आती है। ज्यादातर लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है, लड़कों के साथ हो रहा है। जी, लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है। जो ही वो कॉल आती है, उस कॉल को वो पिक करते हैं, तो दूसरी तरफ एक खातून होती है जो उनको एक नाजेबा एक्ट करने के लिए कहती है, और वो चूंकि खुद भी जो एक्ट कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, वो नाजेबा होती है, तो जो शख्स दूसरी तरफ कॉल पे होता है वो उसको देखते हुए उसका एक्ट को कॉपी करने की कोशिश करता है। ज़्यादातर उसमें लोग जो होते हैं वो अपने क्लोज को रिमूव कर देते हैं उस वीडियो कॉल के ऊपर। फिर जब वो वीडियो तैयार हो जाती है, फिर उसी आईडी से, उसी अकाउंट से वो वीडियो उनको भेज दी जाती है कि आपकी ये वीडियो मेरे पास आ चुकी है, अगर आपने मुझे पैसे ना भेजे, और वो उसके लिए वो जो अकाउंट्स भी वो इस्तेमाल करते हैं, वो नॉर्मली क्या होते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी मांग रहे होते हैं। अच्छा। इलीगल करेंसी के थ्रू वो पैसे मंगवाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो ट्रेस ना हो सके, वो ट्रेस ही ना हो सके, वो ट्रेस ना हो सके, डेटा ही ना हो, डेटा ही ना हो। अच्छा, अब क्या होता है कि वो वीडियोस को फौरी तौर पे, अगर फर्ज करें एक शख्स है वो ये समझ रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, ये मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि चले मैं इसको नहीं भेजता पैसे, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। अच्छा। अब वो साथ ये करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ ऐड हो चुके होते हैं, तो उनके पास आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर आपके फ्रेंड्स आ चुके होते हैं, वो आपके 1-2 दोस्तों को वो वीडियो भेज देते हैं। सही। अब जब जैसे ही वो वीडियो जाती है तो आप फौरी तौर पे घबरा के उससे दोबारा राब्ता शुरू करते हैं,
और इस दौरान लोग क्या करते हैं, वो पैसे भेजना शुरू कर देते हैं। ओके देखिए ये इतना, आई वुड से कि ये इतनी जल्दी लोगों के साथ ये क्राइम कमिट हो जाता है। कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रही जैन कि ये जो जिस तरह का हनी ट्रैप ये हो रहा है सोसाइटी में हमारे, अभी रिसेंटली भी अगर एक वाकया हुआ है तो ये पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है, जो कि मतलब जिनको नामवर शख्सियात हैं, जो कि कह ले कि बड़ी तालीम उन्होंने हासिल की हुई है और अच्छे खासे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो इसमें इन ट्रैप्स में कैसे आ जाते हैं, वो कैसे मासूम हो सकते हैं? फिर बड़ा मासूमाना मेरा सवाल है आपसे। जी जी, देखिए इसमें ये है कि जो आम तौर पे लोग इसमें ट्रैप होते हैं, ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा जी, ज्यादा जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जिनको पता नहीं है, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस चीज के बारे में, वो होना चाहिए। हाँ जी, और वो ज्यादा जल्दी सोच लेते हैं कि जिनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, वो ज्यादा जल्दी जो है उनके पास ये चीज रिएक्शन में आ जाती है कि ये चीज हो रही है, तो इसका मतलब है कोई धोखा तो नहीं हो रहा। आम तौर पे होता ये है कि जो इस किस्म की आईडीज क्रिएट की जाती है, जो इस किस्म के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, वो बड़े प्रॉपरली अकाउंट्स होते हैं। यानी कि अगर आप उनको जब ऐड करते हैं तो आपको नजर आता है कि ये एक्टिविटी इनकी बहुत पुरानी चल रही है, वहाँ पे उनकी तस्वीरें बहुत अच्छी लगाई गई होती हैं। अब होता ये है कि उस आईडीज के थ्रू अचानक ही आपको एक इनबॉक्स में मैसेज आ जाएगा। अब वो मैसेज ये होगा, वो आपके साथ हेलो हाय से काम स्टार्ट होगा, इवेंचुअली क्या होगा, वो दिल की बातें शेयर होंगी और उसके फौरी बाद जो है वो क्राइम की तरफ मामला चला जाएगा। ये कॉन्वर्सेशन आपकी बड़ी चलती होगी, फिर उसके बाद जाके ये कहीं ना कहीं एंड स्टेज आती है। जी, और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंगली ये बात बताता हूँ कि बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आए जिसमें इन जो लोगों के साथ क्राइम कमिट हो रहा था, वो लोग दे वर नॉट इवन इन पाकिस्तान। अच्छा, दे वर फॉरेन पीपल, वो लोग यहाँ के थे ही नहीं। जो लोग लोगों के को ट्रैप कर रहे थे, वो किसी और मुल्क से बैठ के वो ट्रैप कर रहे थे। और ये बड़ी एक आई वुड से कि ये बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी कि लोग जो थे वो उनके साथ एक एक साल से राब्ते में थे, 1.5 साल से राब्ते में थे और कंटिन्यूसली उनको। अच्छा, ऐसे केसेस में ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कोई गिफ्ट भेज दिया जाता है। अच्छा, कोई शेयरिंग ऑफ गिफ्ट्स हो जाती है, कोई शेयरिंग ऑफ पैसे हो जाते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए। अच्छा, मुझे यहाँ से तोहफे भी आ रहे हैं, मुझे यहाँ से पैसे भी आ रहे हैं, कि मतलब तो ये रियल जो ऐसा ही चीजें होती हैं। और अच्छा, वो पैसे और तोहफे ज्यादा जो होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, एक्सपेंसिव भी नहीं होते। हाँ जी, वो बड़े लिमिटेड अमाउंट्स के होते हैं, लेकिन जिसको तोहफा मिल रहा होता है वो तो ये समझता है कि ये बड़ा मुझे किसी ने जो है प्यार से तोहफा भेजा है। अब उससे होता ये है कि जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, साइबर क्राइम इस किस्म का हनी ट्रैप करने के लिए एक ही एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है ट्रस्ट का। और उसी में लोग फंसते हैं, और जब फंस जाते हैं उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आप देखिए एक बात और है कि जो ज़्यादातर हनी ट्रैप के केसेस होते हैं वो पॉपुलर लोगों के साथ होते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी माशरे के अंदर उस तरीके से रिकग्निशन नहीं है, वो इतनी जल्दी इनसे ब्लैकमेल भी नहीं होगा। जिसकी रिकग्निशन है, जिसको माशरे में हर बंदा जानता है, वो पढ़ा लिखा है और उसको डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, किसी प्रोफेशन में हो सकता है, कोई एक्टर है, तो उसके ऊपर इस किस्म के जब कोई ऐसा हनी ट्रैप कोई प्रोसीजर अडॉप्ट हो जाता है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 90% चांसेस होते हैं कि वो पैसे अगले शख्स को देगा ही देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें हमने ये जो रिसेंट हमारे सामने वाकया है, इसमें तो हमने देखा है कि जो हनी ट्रैप कर रहे थे उनका एक पूरा ग्रोथ था, और दूसरा उनकी आइडेंटिफिकेशन भी सामने आ गई है कि वो कौन लोग थे। इवन दो कि वो जो लड़की थी उसके इंस्टाग्राम पे सारी चीजें, सारा मामलात हमें नजर आ रहा था। जी, देखिए ये जो रिसेंट वाकया हुआ है, इसके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड लोग थे। सही, उनकी एक जो उन्होंने एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो क्राइम कमिट किया। और उनका जो पर्पस था बेसिकली, जहाँ पे उन्होंने जो बड़े हमारे मुल्क के पॉपुलर जो हैं वो राइटर भी हैं, तो उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे बुला के उनके ऊपर तशद्दुद किया, उसके अलावा द कैमरास वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देयर। और अगर आप कुछ स्पेसिफिक फुटेजेस को देखें जो कि अभी सोशल मीडिया पे आई हैं, तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि दे वर डिस्कसिंग द होल सिनेरियो बिफोर इंस्टॉलिंग द कैमरास। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कैमरास वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे थे कि क्या होगा, क्या होगा और कैसे किया जाएगा। अब ये शो करता है कि इट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्ट by all the people who have been nominated by them. Okay. अब इस चीज के अंदर अगर आप जरा थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये
जो एक्ट है इसमें मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम उनकी तरफ से लिया गया कि उन्होंने फौरी तौर पे एफआईआर करवाई, सही, लोगों को आइडेंटिफिकेशन कि परेड उनसे में पहले पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने हनी ट्रैप किया होगा उस ग्रुप ने। बिल्कुल, देखिए अब इस तरह के जो क्राइम लोग करते हैं ना आमतौर पे उनकी एक हिस्ट्री भी होती है और यूजुअली सच पीपल आर रिपीट ऑफेंडर्स, ऑब्वियसली, अब क्योंकि उनको ये पता चल रहा होता है कि माशरे के अंदर जो अच्छे पढ़े लिखे तबके के लोग हैं वो आमतौर पे इस किस्म के केसेस को ज्यादा रिपोर्ट नहीं करते और हो सकता है कि उनकी इंटेंशन जब उन्होंने ये किया हो यही हो कि ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं रिपोर्ट, करेंगे। हाँ। तो ये एक अच्छा था कि उन्होंने जो विक्टिम थे उन्होंने फौरी तौर पे उसको रिपोर्ट किया, एफआईआर रजिस्टर्ड कराई। देखिए अब आगे जो है ना जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आमतौर पे ऐसे केसेस के अंदर जो सजाओं की तरफ मामला आता है ना वो आमतौर पे जो है कम जाते हैं। बट मैं रिसेंटली भी उनको सुन रहा था तो उन्होंने जो विक्टिम थे उन्होंने बताया कि ये वो इस केस को पूरा परसू करना चाहते हैं और दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि ऐसे केसेस को बिल्कुल परसू भी होना चाहिए, इनमें सजाएं भी होनी चाहिए क्योंकि ये एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं वो अब इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वाई एट 4 AM, वाई एट 3 AM, वॉट एवर द टाइम इज, बट nobody is praising that particular act के जी उस चीज को रिपोर्ट किया गया वो वोकल हुए हैं जी, उन्होंने इस चीज को ये चीज को पब्लिक लेकर आए हैं ना, पब्लिक के सामने उन्होंने किया इसको। अब आप किसी को बुला के कैमरास लगा के तशद्दुद करके वीडियोस बना के अब दैट पर्टिकुलर एक्ट इज अ क्राइम अंडर द लॉ। जब ऐसे जो लोग हैं जो हनी ट्रैप कर रहे होते हैं, जो जिसमें मुलव्वस होते हैं, उनको सजाएं दी जाए, उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए और एक एग्जाम्पल सेट की जाए ताकि आगे कोई ना इस तरह की हरकत कर सके। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पर आपकी बेसिकली जो बात है वो ये है कि जो कन्विक्शन है उसका जो रेट है वो बढ़ना चाहिए और देखें अदालतों में आमतौर पर यही देखा जाता है कि बहुत सारे केसेस जो हैं वहाँ पे विटनेसेस के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, अदालतों में बाज़ औक़ात टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, डिले चले जाते हैं, लॉक इन द लूप होल्स बहुत सारे मौजूद होते हैं, फिर इवेंचुअली क्या होता है चीज़ें जो है वो डिले का शिकार हो जाती हैं। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि जो ये दोनों केसेस जिनका भी हम जिक्र कर रहे हैं तो इनके लिए जो अदालतें बनाई गई हैं ये स्पेशल कोर्ट्स हैं। अगर आपका केस साइबर क्राइम की कोर्ट्स में जाता है तो उनके लिए भी स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं। अगर जैसे अभी इनका केस एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में चल रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल जो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कोर्ट्स हैं वो एक अलग चल रही हैं। तो देखिए अभी तो जो सबसे पहली बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ पे हम आमतौर पे जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज है ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाते। अगर हमें कहीं से रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते ना, कोई लॉ रिजल्ट नहीं दे रहा होता, हम ये करते हैं कि हम उसको बेहतर करने के बजाय एक नया लॉ ले आते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है जो प्रीवियस लॉ होता है उसकी भी जो अफादियत होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे हनी ट्रैप के केसेस को अगर आप चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, कम हो, माशरे में इनके बारे में लोगों की एक सोच डेवलप हो, उसमें भी आपको स्कूल लेवल पे भी एक अवेयरनेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि आपके लिए कौन से काम जो हैं वो आप कर रहे हैं, कौन से काम आप ना करें। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं आम माशरे के अंदर के जो आम यंगस्टर्स हैं, स्कूल और कॉलेजेस में जाने वाले जो बच्चे हैं वो ट्रैप हो रहे हैं इस तरह के केसेस के अंदर, वो ट्रैप हो जाते हैं। उनको सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैप कर लिया जाता है, उनकी वीडियोस तैयार कर ली जाती है। फिर और बड़े एक्ट हैं, सिर्फ ये इस तरह के केसेस नहीं पाए जाते। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं छोटे, जो आम तौर पे जिनकी समझ कम होती है और उनको वालिदा ने जल्दी सोशल मीडिया के ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया होता है या उनको मोबाइल फ़ोन्स दे दिए होते हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है उनके लिए सोशल मीडिया। ये वालिदैन को उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा जो है अगर बहुत ज़्यादा खामोश हो गया है, उसकी एक्टिविटीज़ तब्दील हो गई हैं, उसके बिहेवियर में कोई तब्दीली आ गई है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो छुपा रहा है। तो इसलिए वालिदैन को भी ये ज़रूरी चाहिए कि आपका बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, किन चीज़ों में मुलव्वस है, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये तो चलो हनी ट्रैप के हवाले से बात होगी ना ज़ैन। अब जो एक आम शख्स है जो कि जिस तरह आपने बताया कि वो लोग भी सोशल मीडिया पे ट्रैप हो जाते हैं, कोई किसी की वीडियो लगा देता है, कोई किसी की फोटोशॉप करके या इस तरह की लगा देता है बगैर पूछे, डिफेम करने के लिए, उसका कोई भी मोटिव हो सकता है। उसमें क्या क्या नुकात आ सकते हैं या उसमें क्या 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 सज़ाएं हो सकती हैं? देखिए, अगर किसी की भी कोई शख्स तस्वीर को एडिट करके नाजेबा तस्वीर में कन्वर्ट करता है तो ये याद रखें कि जो सेक्शन 21 है उसकी सज़ा 5 साल है। सही। अब रिसेंटली मैंने एक केस किया था जिसमें एक खातून जो थी वो शादीशुदा थी जी। उस शादीशुदा खातून की तस्वीर
फेक तैयार की गई थी, उसका चेहरा लिया गया था और एक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज के ऊपर उसका चेहरा लगा दिया गया। अच्छा। लेटर ऑन उस खातून ने खुदकुशी कमिट कर ली, उसके 4 बच्चे भी थे। तो दीज केसेस आर वेरी हीनियस केसेस। जो लोग इस किस्म का मजाक करते हैं या शरारत करते हैं या लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब करते हैं, मैं उनको ये बताता चलूँ कि खुदा के लिए ऐसा ना करें, किसी की ज़िंदगी के इसके साथ मत खेलें। ये मत समझिएगा कि कोई कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर, कानून मौजूद है। इस तरह के केसेस के अंदर सज़ाएँ जो हैं वो भी होती हैं। इस तरह के केसेस के अंदर लोग जेलों में भी जाते हैं, इसमें डॉक्टर्स भी जेलों में जाते हैं, इंजीनियर्स भी जेलों में जाते हैं। इसमें कोई ये नहीं देखा जाता कि किस प्रोफेशन में है। तो मैं इसलिए वही बात पे की तरफ मैं इसलिए वापस जाऊंगा कि यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादातर स्टूडेंट्स आजकल इसका शिकार हो रहे हैं। वो इसलिए शिकार हो रहे हैं कि उनको किसी ने अवेयरनेस ही नहीं दी। एक बच्चा जो है वो MBBS के अंदर जा चुका है, उसका MBBS कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उसने साथ क्या कर रहा है, वो ख्वातीन को ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि किसी ने उसको स्कूल में बताया ही नहीं है कि अगर एक खातून है तो वो मुआशरे में जो देख रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके अलावा देखें, मैं एक समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो बेसिक है ना, बेसिक नॉलेज, वो आपको के घर से तरबियत मिलती ऐसे ही है, बिल्कुल। अगर एक बच्चा घर आके उसकी शिकायत आती है कि जी आज इसने गली के अंदर या मोहल्ले में किसी के साथ ऐसा किया है, एक्ट किया है, तो अगर पेरेंट्स ही उसको कह दें कि चलें कोई बात नहीं, माफ कर दें, और उसको एग्जाम्पल ना सेट करके दें घर के अंदर, तो फिर शेखी मिलेगी ना, वो तो फिर आगे यही सोचेगा कि बचपन में भी मैं छूट गया था, तो अभी भी छूट और फिर इस तरह के बच्चे जब बड़े होके कोई ऐसा एक्ट करते हैं तो फिर इनको समझ आती है कि जो हमसे जिंदगी में गलती हुई है वो शायद अगर हमें बचपन में संभाल लिया जाता तो शायद हम ये गलती ना करते। सही। तो मेरा इसमें यही रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि जो लोगों की तस्वीरें लगाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं या उनकी तस्वीरें लगा के लोगों से पैसे मांगते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें। अगर कोई शख्स ऐसा है जो कर रहा है, जो शो को देख रहा है, ऐसा देखिए, आपको नहीं पता, लोगों की शादियां टूट जाती हैं, लोगों के घर ख़त्म हो जाते हैं, लोगों के लिए जो है उनकी जॉब्स चली जाती हैं, लोगों की तस्वीरें, लोगों के जो ज़ाती मटीरियल है उसको प्लीज़ मिसयूज़ ना करें। यही इस सोसाइटी के अंदर मैं समझता हूँ कि जो है। लेकिन जैन, हमारे फ़ोन्स में भी तो कुछ लोग कहते हैं कि जी बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है, क्या वो रखना चाहिए किसी भी सूरत के अंदर? मैं तमाम देखने वालों को ये बात बताऊंगा कि अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, इस फ़ोन में कभी भी कोई भी नाजेबा तस्वीर मत रखिएगा। सही। अपनी तस्वीर अगर आपको लेट्स सपोज किसी ने ये कह भी दिया है कि जी मैं देखकर डिलीट कर दूंगा, आप मुझे भेज दें, तो ये तस्वीर ना तो भेजिएगा ना बनाइएगा, क्योंकि जिसके पास जानी है हो सकता है वो आगे शेयर ना करे, उसका फोन चोरी हो जाए। ये हो सकता है कि जिस फोन में आपने रख के डिलीट की है चोरी हो जाए, आप हो सकता है उसको रिपेयर करने के लिए भेजें, वहां से वो एक्सेस हो जाए। तो जिन लोगों के पास फोन है, कोशिश करें जो फ़ोन इस्तेमाल हो गया उसको बेचे भी ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप इन तमाम तर चीज़ों से बच सकते हैं। ज़ैन अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हनी ट्रैप के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये है क्या और किस तरह इससे बचा जा सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।